नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज और वीरेंद्र यादव न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि का रंग में आज हम बात करने जा रहे हैं सिल्क सिटी भागलपुर की। जी हां, भागलपुर सिल्क के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ का सिल्क जो एक बार पहन लिया वो बार बार उसे पहनना चाहता है और ओढ़ना भी चाहता है। जी हाँ, भागलपुर सिल्क के चादर के लिए भी मशहूर है और ये भी कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस का कब्रगाह भी भागलपुर ही है। यहीं से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई। भागलपुर में एनडीए गठबंधन के तहत ये सीट जेडीयू के खाते में गई है और यहाँ से अजय मंडल उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस के जाने माने नेता अजीत शर्मा यहाँ से अजय मंडल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई होनी है। लेकिन भागलपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है, कौन से मुद्दे हैं जो जनता के मिजाज को जो है वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक ले जाएगा और किसके पक्ष में वोट डाले जाएंगे, ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे रणभूमि के रंग के तहत। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं, जो जातीय मामलों के जानकार भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए इनसे समझते हैं भागलपुर के बारे में। वीरेंद्र जी, भागलपुर के बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये बता दें, भागलपुर जैसा आपको पता है सिल्क नगरी है वो। इसके अलावा सबसे बड़ी परिघटना वहाँ की हुई है 1989 का दंगा। उस 89 के दंगे में बहुत लोग मारे गए थे, लेकिन उस दंगे के बाद से कांग्रेस का जो प्रभाव शुरू हुआ आज तक थम नहीं पाया है। 89 में उस समय बिहार के मुख्यमंत्री छोटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, दंगा उसी समय हुआ था। उस दंगे के कारण सरकार चली गई। उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बने नए मुख्यमंत्री। तो वो जो शुरुआत हुई पतन की, उसने पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया था। मुसलमानों का जो मोह भंग हुआ कांग्रेस से 89 में एक दंगा के बाद से, आज तक फिर मुसलमान उस ढंग से जोड़ नहीं पाए। तो आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के लिए कब्रगाह भी बन गया भागलपुर। आज हम उसी भागलपुर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पहले भाजपा के नेता शहनाज हुसैन 2 बार एमपी रहे वहाँ से। 2004 में उपचुनाव में जीते थे और फिर 5 जो चुनाव हुआ था 5 में उसमें जीते थे, फिर दोबारा जीत गए थे। उसके बाद से फिर फिलहाल अभी वहाँ पे जदयू के अजय मंडल हैं और ये फिलहाल इधर कांग्रेस ने टिकट दिया है अजीत शर्मा को। अजीत शर्मा विधायक भी हैं, तीसरी बार विधायक बने वहाँ से। और वो अभी एक कमेटी के अध्यक्ष हैं। कुछ दिन तक नेता पार्लियामेंट्री पार्टी के सीपी, अब तो आ गए, शकील साहब आ गए हम थे। लेकिन अब बड़ी 2 बड़े नाम के बीच लड़ाई शुरू हो गई है इस बार। जब अजीत शर्मा के नाम पहले चर्चा में थी, तो सीट गई कांग्रेस खाते में कि भाई अब चुनाव उम्मीदवार हो गया अजीत शर्मा ही। आखिरकार आज पार्टी ने घोषणा भी कर दी नाम की कि हमारी 3 पार्टी ने घोषणा की है, उसमें एक नाम इनका भी है, हमारे उम्मीदवार अजीत शर्मा होंगे। तो अब लड़ाई सामने हो गई है। अजय मंडल बनाम अजीत शर्मा। अजय मंडल आते हैं धानुष जाति से और ये हो गया अपना भूमिहार। हालांकि भूमिहार की आबादी बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है, लेकिन चूँकि दबंगता उनकी अपना बड़ा कारोबार है और प्रभावी माने जाते हैं उस इलाके में कांग्रेस के लिए, इसलिए पार्टी टिकट भी दिया इसी आधार पर। और उससे बड़ा कोई नेता भी नहीं था उस कांग्रेस के पास में, तो विकल्पहीन भी थे वो, उनके विकल्प था भी नहीं। और उनसे सब पार्टी कांग्रेस खाते में गई थी सीटों, इसलिए कोई मुश्किल भी नहीं था कांग्रेस के लिए भी या अजीत शर्मा के लिए। आखिरकार चुनाव के रेस में वो आगे निकल गए, टिकट ले लिए। अजय मंडल दूसरी बार फिर से उम्मीदवार बने हैं जदयू के। देखिए उनका क्या होता है, लेकिन दूसरी बार टिकट लेने में भी सफल रहा। कई टिकट जदयू कटे, लेकिन इनका टिकट बरकरार रहा। तो अब अजीत शर्मा बना अजय मंडल के बीच की लड़ाई में वेट कीजिए क्या होता है आगे। अजय मंडल और अजीत शर्मा के बीच भागलपुर में लड़ाई होनी तय हो चुकी है। दोनों की पार्टियों ने अपने अपने पहलवानों को एक तरह से कहे तो चुनाव मैदान में उतार दिया है। देखना है कि आगे क्या होने वाला है।
आपने वीरेंद्र जी जैसे कि कहा कि भागलपुर में अजीत शर्मा भूमिहार कास्ट से आते हैं, उनकी बहुलता बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो इलाका है उसके बारे में ये भी तो कहा जाता है कि भूमिहार डोमिनेटेड इलाका है, नवगछिया वगैरह ये सब भागलपुर में ही आता कुछ नहीं डोमिनेशन है, कुछ नहीं है वहाँ पे, बहुत आबादी उस इलाके में नहीं है। भूमिहारों की आबादी कुछ इलाकों में है, उधर नहीं ज़्यादा है। हम लोग तो हर जगह हैं, लेकिन डोमिनेशन वाली स्थिति में नहीं है संख्या के हिसाब से। प्रभाव तो हर जगह है उनका। अब तो हम पहले बताए थे कि जो जीतते रहे भूमिहार चुनाव में आमतौर पर जीते हैं यही 3-4 सीटों में, जो अपना बेगूसराय है, नालंदा, ये नवादा है, मुंगेर है, फिर जहानाबाद है। बाकी लोग जीते, मात्र एक जीता बाहर से, वो जीते कटिहार से, निखिल चौधरी बहुत दिन पहले। अब 3-4 सीटें भूमिहार से कांग्रेस ने नया प्रयोग किया है, उस क्षेत्र में दिया भूमिहार को जहाँ आबादी नहीं है, लेकिन आरजेडी का वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग है उस इलाके में, इसी बल पर टिकट मिला है। और लगता है परिणाम जो उसकी बड़ी भूमिका, उनके भूमिहार वोट के अलावा भी यादव वोटों का, मुसलमान वोटों का बड़ा भूमिका उसमें हो गई। फिर गंगोता बड़ी, इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा, गंगोता जाति के बहुत लोग वहाँ पे हैं, उसका भी असर पड़ेगा वहाँ पे। बीमा भारती को टिकट दिया आरजेडी ने पूर्णिया में, तो उसका असर संभव है इस सीट पे भी पड़े जाति के हिसाब से। जी ऐसे जो हम लोग बात करते हैं जातीय आंकड़ा करते हैं, तो जातीय गणना के हिसाब से क्या समीकरण है भागलपुर का जातीय समीकरण? वो 10 प्रमुख जातियां जिनकी आप चर्चा करते हैं, तो वो कौन, इनकी आबादी कितनी है? वो जो 10 प्रमुख जातियां हैं उनकी भागलपुर में। यहाँ जो क्षेत्र पड़ता है विधानसभा का भागलपुर में, वो पड़ता है बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर। ये क्षेत्र विधानसभा के हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं 19,26,000। 19,26,000। उसमें जो प्रमुख जातियों का हम संख्या जो डाटा आपको बता रहे हैं, उसमें यादव हैं 2,40,000, मुसलमान हैं 2,62,000, राजपूत है 79,000, भूमिहार है 75,000, ब्राह्मण है 1,15,000, कोरी है 1,16,000, कुर्मी है 80,000, चमार हैं 92,000, पासवान है 66,000 और बनिया है 2 लाख। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो डाटा चर्चा नहीं है उसकी, लेकिन वहाँ गंगोता जाति बहुत बड़ी आबादी में है, एटलीस्ट 2.5 लाख के आसपास उसकी संख्या भी है। तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा उस इलाके में गंगोता का। और चूँकि गंगोता, जब मैंने कहा कि जो भाजपा दिया आरजेडी टिकट गंगोता को भागलपुर से, हालांकि यहाँ पहले उम्मीदवार थे गंगोता ही, उनका टिकट काट दिया गया इस बार, क्योंकि खेमा चला गया, गठबंधन बदल गया। तो लेकिन अब इसका जिक्र नहीं किया कि अजय मंडल किस जाति से आते हैं? धानुक आते हैं। धानुक, जी, धानुक जाति की भी आबादी है, लेकिन बड़ी आबादी गंगोता की है। गंगोता। हाँ, उस इलाके में धानुक बड़ी संख्या में है उस इलाके में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि धानुक और गंगोता भाई भाई हैं या किसी? ऐसा कुछ नहीं है, वो भाई भाई कुछ नहीं है सर। दोनों जातियाँ अलग अलग हैं, अलग समीकरण है। और जो जाति का खम समीकरण, उसमें कौन कहाँ वोट लेता है वो तो परिस्थितियाँ बताती हैं। लेकिन अब तो चुनाव सेकंड फेज में ही है, वहाँ पे नॉमिनेशन कल परसों तक ही है, वहाँ पर 4 तारीख लगता है लास्ट डेट नॉमिनेशन का। ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा यादव और 2,62,000 के करीब में मुसलमान, 2.5 लाख के करीब में गंगोता, और उसके बाद भूमिहार जो हैं, ये एक मोटी जो फिगर बन रहा है, वो फिगर पे हम जाएं बात करें तो समीकरण किधर जा रहा है? आमतौर पर ये माना जाएगा कि भाई चूँकि राजपूत भूमिहार की आबादी वहाँ कम है, अब कह सकते हैं उनकी आबादी कम है तो इसलिए उनका आधार भी कम है, लेकिन प्रभाव कम नहीं है। इसलिए कभी भी आमतौर पर प्रयोग लोगों ने नहीं किया, कोई ना कोई पिछड़ा लड़ता रहा वहाँ से। पहली बार जब सीट कांग्रेस खाते में गई है तो उसने अपने पार्टी के नेता को खड़ा किया है भूमिहार को। तो भूमिहार के नेता हैं, उनका वो अपने बेस पर खड़ा नहीं हुए वहाँ। जो समीकरण उनका है पूरा का पूरा, लालू यादव का जो बेस वोट है उसी के भरोसे टिकट दिया गया उनको, उनका अपने भरोसे नहीं दिया गया। तो भूमिहार का वोट मिलेगा ही उनको, सब ने मिले, कुछ तो मिलेगा ही। वही था कि कुछ वोट काटे। इस बार जो आरजेडी बहुत अच्छा काम किया है कि यादवों को थोड़ा कद संख्या उम्मीदवार कम किया है, बाकी को बढ़ाया है, ताकि अन्य जातियों के वोट भी हमारे साथ बंद है। मतलब A to Z की पार्टी बन सके, पार्टी की वोट काट सके, वोट ले सके। A to Z बनना संभव नहीं है, वो तो खाली कहने की चीज़ है, लेकिन वोट उम्मीदवारों की वजह से मिल सकेगी। जैसे कि टिकट दिया उम्मीदवार, वहाँ पे भूमिहारों को भूमिहार का वोट मिलेगा ही मिलेगा। देना है भाजपा आरजेडी टिकट देने वाला है मुन्ना शुक्ला को वैशाली में। तो जिन सीटों पर यादव कास्ट को आरजेडी साध नहीं पाई, मतलब
विरोध में यादव ही खड़े हो गए हैं, उन यादवों को साध नहीं पाई, तो वहाँ मतलब तो गड़बड़ ही हो जाएगा मामला। मतलब शुरू से हम चर्चा किया हम लोग की सीटों पर, जहाँ पे यादव बनाम यादव, तो वहाँ पे तो वोट वो भी काटेंगे ही, वो भी काटेंगे ही, स्वाभाविक रूप से काटेंगे वो। लेकिन हर क्षेत्र का समीकरण अपना अलग अलग है, तो जो बांका में समीकरण होगा वो भागलपुर में होगा जरूरी नहीं है। हम दोनों लगा हुआ क्षेत्र है आपस में, लेकिन समीकरण अलग अलग हैं। वहाँ यादव बनाम यादव, यहाँ एक अति पिछड़ा बनाम भूमिहार हो गया। सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट मिलेगा भूमिहार को, फिर वहाँ जाति आता जाएगी, भाई हमारे जाति के है, भाई सवर्ण को है बहुत, खाली जीता रहा पिछड़े वहाँ से, आमतौर पे वो जीता पिछड़ा ही है भागलपुर से। ऐसा संजोग कभी नहीं हुआ है कोई जीता सवर्ण। हमको लगता है पहली बार कोई उम्मीदवार सवर्ण बने हैं भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से, और पहला कोई उम्मीदवार होगा उस इलाके का जो सवर्ण है। बड़ी बात बताई कि इस इलाके में दंगे हुए थे और दंगे के बाद ही कांग्रेस बिहार से ख़त्म हो गई। क्या वक्त ने जो है मुस्लिम कास्ट के जख्मों पर मरहम लगा दिए हैं, या फिर मतलब अजीत शर्मा से आज भी वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बदले की भावना रखें? नहीं, अब ऐसा नहीं है। 90 का दौर वो 40-30-35 साल हो गया, वो उसका घाव ताज़ा नहीं है, अब घाव भर भी गया है, समीकरण बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो उस तरह का वो घाव नहीं है कि भाई हम भूमिहार काहे वोट देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ लोग जो वोट दे रहे हैं लालू यादव को, वहाँ भूमिहार को कोई इशू ही नहीं है। अजीत से एक मोहरा हैं, आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ इनका अपना कोई फैक्टर नहीं है। अजीत शर्मा के नाम पे चुनाव सिर्फ उनका संसाधन है, उसका फायदा मिलेगा, अपना कुछ जातीय वोट काट लेंगे, चूँकि पिछड़ा सामने भी कोई भूमिहार सवर्ण नहीं है, तो वहाँ तो लगता है कि 70% 80% वोट मिल जाएगा, भूमिहार सब इनको ही मिल जाएगा। वहाँ भूमिहार वोट नहीं इधर करेगा। भूमिहार से इतर बात करें और स्वर्ण कास्ट की दूसरी जातियों में राजपूत, ब्राह्मण, क्या अजीत शर्मा को उनका वोट नहीं, बहुत ज़्यादा भूमिहार के छोड़कर और कोई स्वर्ण वोट नहीं देगा इनको, कुछ भले दे अपने प्रभाव के आधार पे, लेकिन बहुत ज़्यादा सवर्णों का वोट नहीं मिलने की नहीं उम्मीद है इनको। अपना बस जो कुछ का खेल है अपने वोट पे, बाकी आरजेडी का पूरा खेल है। आरजेडी के प्लस जोरन का तो हम लोग ना, जोरन भूमिहार का वोट हो जाएगा, उस स्थिति में इनका रास्ता आसान हो जाएगा। इनका रास्ता आसान होगा। लेकिन अजय मंडल को आप किस तरह से देखते हैं? जेडीयू के कितने मजबूत पहलवान हैं? भाई जो आदमी MP तो फायदा नहीं जीता पिछली बार, तो उसको किसी भी जो भी सीटिंग उम्मीदवार है बहुत कमज़ोर नहीं है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन समीकरण 5 साल बाद जो बदल गया है, अब नया जो गठबंधन बना हुआ है उसमें माले जैसे पार्टी आ गई जिसका अपना आधार वोट है, वामपंथी पार्टियाँ, तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। अजय मंडल कोई कमजोर था एकदम हवा मुड़ जाएंगे वो, तो मजबूत स्ट्रॉन्ग टक्कर होगा अजय बनाम अजीत का। लड़ाई कांटे की रहेगी, उस कांटे की लड़ाई में थोड़ा सा पाव पर इधर और पाव उधर जो हुआ उसमें खेल बिगड़ जाएगा। इसमें मार्जिन पूरे बिहार में मार्जिन हार जीत बहुत कम रहेगी। ये जो इलाका है बताया जाता है कि हाँ, जैसे कि आपने जातीय समीकरण बताया उस हिसाब से भी हम समझ रहे हैं कि ये इलाका जो है गरीब लोगों की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, तो क्या मोदी की गारंटी काम करेगी यहाँ? गरीब कहाँ नहीं है, पूरा देश का तो आबादी गरीब है। बिहार में कितना फीसदी क्या 1 करोड़ लगभग लोग तो 6,000 है, मासिक आमदनी 6,000 रुपया है, तो गरीबी कहाँ नहीं है, गरीबी कोई मुद्दा नहीं है। और मोदी गारंटी भी कोई मुद्दा नहीं है कि 5 किलो अनाज मिल गया तो हम वोट देंगे उसको। मोदी का 5 बोरा भी देंगे ना किसी शहर को वोट, भाजपा वाले, मतलब मोदी जी तो वोट नहीं देने वाले हैं वो लोग, समझे ना। ये तो 5 किलो की बात छोड़िए ना। देखिए बूथ की लड़ाई और दुकान की लड़ाई, जनवितरण प्रणाली दुकान की अपना समीकरण है और बूथ का समीकरण अपना है। तो बूथ के मामले में जो बिहार है कोई समझौता नहीं है, अपना हित महत्वपूर्ण। जब देते हैं गेहूँ की चावल, इसका कोई असर नहीं पड़ता है उस बूथ पे। उस सोचे हम दिए, हाँ कुछ ऐसी जाती है कि जो बिना गेहूँ के भी देंगे, जो स्वर्ण वोटर हैं, बनिया वोटर है, उसको गेहूँ छीन लेगा तो भी पैसे वोट देगा वो। इसलिए ऐसा नहीं है कि 5 किलो छीन के भी 5 किलो ऐंठ के भी वोट हो ही देगा वहीं, और कोई नहीं देने जाएगा। इसलिए 5 किलो अनाज का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है उस इलाके में, कहीं भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, कुछ वोट होंगे जो 5 किलो से प्रभावित होंगे, 5 किलो का बूथ पे असर नहीं दिखता है हमारे हिसाब से। हम जो डाटा दे रहे हैं अपने पाठकों को, श्रोताओं को, ये डाटा इस पुस्तक से है। पुस्तक इसका नाम वोटर की जाति, इसका दाम है 15,000 रुपया। 15,000 रुपये दाम इसका है, और सबसे महंगी पुस्तक है बिहार की पॉलिटिक्स पे। इसमें है कुछ भी नहीं, बस इतना है कि पूरे बिहार का जो जातीय समीकरण है
हर अंक में कुछ न कुछ रहता ही है। अब इसमें बड़ी बात है कि इस अंक में जो अभी जो इस किताब छाप रहे हैं, इसमें बड़ी चीज़ है कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस 10 प्रमुख जातियों को हम जो देते हैं डाटा, कहाँ आबादी है, लोकसभा वाइज भी है, विधानसभा वाइज भी है। तो जिनको चुनाव लड़ना है या जिनको चुनाव में रुचि है, चुनाव में किसी को हरवाना है, इनके लिए किताब 15,000 रुपया बहुत महंगा नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि जिनको ये हरवाने की बात आप क्यों कर रहे हैं? जिनको जीतना है वो भी खरीदते हैं। हरवाने लोग खरीदते हैं ना कि भाई कहाँ समीकरण क्या है, खरीदेंगे जितना भले है, लेकिन जो खरीद समीकरण कहाँ क्या है जानने का बहुत लोग ऐसा होता है कि मतलब ये कह रहे हैं आप कि जीतने से ज्यादा हराने वाले खरीदते वो भी खरीद सकते हैं। हाँ, उनके लिए उपयोगी है। दुश्मन की ताकत क्या है ये समझने के लिए भी जरूरी है। तो 15,000 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनके लिए 15 करोड़ चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए। जी, तो वोटरों की जाति पुस्तक है। और हम आपको बता दें कि भागलपुर में जातीय समीकरण जो है वो महागठबंधन के पक्ष में स्ट्रॉन्ग है। अजीत शर्मा महागठबंधन के, जैसा कि वीरेंद्र यादव जी ने बताया, कि स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हैं और मोदी की गारंटी यहाँ नहीं चलने वाली है। स्थानीय मुद्दे पर ही भागलपुर में वोटिंग होगी। अब देखना है कि वोट के बाद ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।